नमस्कार छात्रों, आज हम ओजोन विघटन का संकट डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र इस पाठ का उर्वरित भाग देखेंगे। ध्यान से सुनिए। कल की तासिका में हमने ओजोन विघटन का संकट किस प्रकार हमारे देश पर मंडरा रहा है, इसके लिए सभी देश इकट्ठा होकर उनकी जो पहली बैठक हो गई 1995 में वियन्ना में, तो उसमें क्या विचार विनिमय हो गया। 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में दूसरी बैठक हो गई, उसमें क्या विचार विनिमय हो गया, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। उसी के साथ साथ 1995 तक सभी देश सीएफसी की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। उसके बाद 2010 तक सभी देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे और इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। ऐसे विचार या ऐसी सोच अलग अलग देशों ने ओजोन विघटन के बारे में बताए हैं। उसी के साथ साथ कि ये जो ग्रीन हाउस है उसका भी किस प्रकार धरती के तापमान बढ़ने में या ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण धरती का तापमान किस प्रकार बढ़ता है और इसमें ओजोन विघटन की अहम भूमिका होती है। जब ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आती हैं तो धरती पर आने के बाद उसका किस प्रकार दुष्परिणाम होता है, इसके बारे में कल की तासिका में हमने देखा। आज हम जो अगला भाग है उसको देखेंगे। ध्यान से सुनिए। ये किरणें यानी पराबैंगनी किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैस उन्हें अवशोषित कर लेती है। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। यानी ये जो किरणें वायुमंडल से बाहर नहीं जाती, वो हवा में मौजूद कई गैस उन्हें अवशोषित कर लेती है और इससे क्या होता है, धरती का तापमान बढ़ने लगता है। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ गए हैं। यानी ये जो तापमान बढ़ता है उससे क्या होता है, जो विशाल बर्फ होते हैं वो भी पिघलने लगते हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। यानी अगर ये तापमान दिनों दिन ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो ये जो बर्फ है वो भी पिघलने लगेगी। बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का जो जलस्तर है यानी पानी का क्षेत्र है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा और इससे तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया है। आज भी हम देखते हैं कि पहले जैसी बारिश हमें आज दिखाई नहीं देती। कई बार क्या होता है, मौसम तो बारिश का नहीं होता है, फिर भी अचानक बारिश आ जाती है। कई बार इतनी बारिश होती है, इतनी बाढ़ आती है कि इसमें पूरी तरह से अनेक गांव, अनेक शहर इसमें डूब जाते हैं। यानी ऐसे परिणाम किसके कारण हो रहे हैं, इसी के कारण हो रहे हैं कि अचानक क्या हो जाता है, ताप वृद्धि होती है और इससे जलवायु बढ़ जाती है, जबरदस्त इसमें बदलाव आ जाता है। और इसी का ये परिणाम है कि कई बार क्या होता है, इस मानसून के परिवर्तन के साथ अतिवृष्टि, कई जगह पर हमें अतिवृष्टि दिखाई देती है तो कई जगह पर हमें अकाल की स्थिति भी दिखाई देती है। तो ये सारे दुष्परिणाम किसके हैं, ये जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, विषैली किरणें हैं, जो वायुमंडल के बाहर नहीं आ पाते हैं, हवा में मौजूद कई गैस उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, इसका ये परिणाम है। इसकी वजह से क्या होता है, धरती का तापमान बढ़ता ही जाता है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया। हाल ही में शोध के बाद पाया गया
कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। यानी देखिए कि क्या क्या परिणाम इसके हो रहे हैं कि बताया गया है कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद जो हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाए। यानी इतना बड़ा संकट हमारे इस देश पर या हमारी इस धरती पर आ सकता है कि हिमनद तथा उसके साथ साथ हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जा सकते हैं। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। ऊसर यानी अनुपजाऊ या बंजर, यानी हमारे भारत की जो भूमि है वो क्या हो जाएगी, उपजाऊ या अनुपजाऊ बन जाएगी या बंजर वो बन जाएगी। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके परिणाम गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी समय पर सोच विचार से अगर हम इस पर काबू नहीं पाएंगे, काबू नहीं करेंगे तो इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है। अतः जरूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पर मनुष्य को या इंसान को या हमारे देश या और पूरे विश्व को क्या करना चाहिए, इसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी हम इस विनाश से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों से या इस संकट से मनुष्य बच सकता है। इसीलिए उसे क्या करना चाहिए, फौरन ठोस कदम उठाने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो इस प्रकार ओजोन विघटन का संकट इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र इन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए, जीवन को आरामदायक बनाने के लिए दिन रात नई नई खोज करता है, नए नए आविष्कार करता है। इसमें तो सफल होता है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, इस नवीन खोजों के कारण, इस नवीन आविष्कार के कारण पर्यावरण दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है और इसका परिणाम मनुष्य जाति पर हो रहा है। अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के कैंसर मनुष्यों को हो रहे हैं। हमारी धरती का इससे ह्रास हो रहा है। हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए पर्यावरण में विद्यमान ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। आज हालात की यह मांग है कि ओजोन को होने वाली क्षति को हम रोकें, ताकि इस सृष्टि का विनाश न हो जाए या इस सृष्टि को विनाश से बचाया जाए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सभी को एक साथ मिलकर इसके लिए कुछ न कुछ रास्ता ढूंढना चाहिए। यही संदेश डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र ने ओजोन विघटन का संकट इस पाठ के माध्यम से दिया है। तो हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त हो गया। इसमें जो स्वाध्याय दिया हुआ है कि ओजोन गैस की विशेषताएं क्या है, ओजोन विघटन के दुष्प्रभाव, तो वो आपको लिखने हैं। कृदंत बनाइए, वो आपको लिखना है। उसी के साथ साथ जो 2 दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं, उसके साथ साथ जो लघुत्तरी प्रश्न हैं, ये सभी स्वाध्याय आपको
अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो ओजोन विघटन का संकट, ये जो हमारा पाठ है वो समाप्त हो गया। धन्यवाद।